लश्कर के को फाउंडर के घायल होने की खबर पाकिस्तान के मिलिट्री अस्पताल में उभरती है। आपको बता दें कि आमिर हमजा हाफिज सईद का करीबी है जिसको गोली लगी। 2014 में घोषित हुआ था ये ग्लोबल आतंकी। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का को फाउंडर आमिर हमजा एक रहस्यमयी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसे लाहौर के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आईएसआई की सुरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये चोटें घरेलू हादसे के दौरान लगी, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया जा रहा है कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसको गोली मारी गई है। हालांकि इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 2 दिन पहले ही लश्कर-ए-तैयबा और जमात से जुड़े आतंकी रजुल्लाह निजमानी उर्फ अबू सैफुल्लाह के मारे जाने की खबर भी आई थी। उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। इसके बाद आमिर हमजा की चोट को लेकर अटकलें भी तेज हो गई। और कौन है ये आमिर हमजा, ये भी आपको हम बता देते हैं, जिसको गोली लगने की बात सामने आ रही है। 1987 में लश्कर की स्थापना में इसका सहयोग था लश्कर-ए-तैयबा का। और बता दें आपको कि जो उसके 17 संस्थापक थे उनमें से एक लश्कर की प्रचार, फंडिंग और पब्लिकेशन यूनिट का प्रमुख रहा है। हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की का ये करीबी है। अमेरिका ने 2012 में इसको वैश्विक आतंकी घोषित किया था। जम्मू के सुजावा ब्रिगेड मुख्यालय पर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमजा ने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ जिहाद में हिस्सा लिया था। इसके बाद वो हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी गतिविधियों को विस्तार देने में जुट गया। वो संगठन से जुड़ी एक चैरिटी और यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के बोर्ड का भी हिस्सा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आमिर हमजा को भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार बताती हैं। उसकी मौजूदा स्थिति को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं निकलकर सामने आ पाई। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की एक अहम त्रिपक्षीय बैठक बीजिंग में हुई। इस अनौपचारिक बैठक में 3 देशों के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का दायरा अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर सहमति जताई गई। इस बैठक की जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, चीन के विदेश मंत्री वांग ई और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी शामिल हुए। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा हुई। CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि ये क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव का संकेत भी देता है। इजरायल के आयरन डोम की तर्ज पर अमेरिका अब अपना एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाने जा रहा है। इस बात की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते मंगलवार को की। उन्होंने बताया कि इसके लिए डिजाइन फाइनल कर लिया गया है और यह सिस्टम उनके कार्यकाल के अंत तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि गोल्डन डोम दुश्मन की मिसाइलों को उनके लॉन्च होते ही पहचान लेगा और उन्हें रास्ते में ही तबाह कर देगा। यह सिस्टम अंतरिक्ष, जमीन और समंदर तीनों फ्रंट से सुरक्षा प्रदान करेगा। उनका कहना है कि मौजूदा डिफेंस सिस्टम अब दुनिया की एडवांस मिसाइलों से निपटने के काबिल नहीं रह गया है। गोल्डन डोम पर अनुमानित खर्च $175 बिलियन बताया गया। ट्रंप ने प्रोजेक्ट की शुरुआत चरण के लिए $25 बिलियन की मंजूरी भी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी स्पेस फोर्स के जनरल माइकल ग्वेटलिन को सौंपी गई है, जिन्हें ट्रंप का भरोसेमंद सैन्य अधिकारी माना जाता है। ट्रंप ने यह भी बताया है कि कनाडा ने भी गोल्डन डोम प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है। कनाडाई प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि वे अमेरिका के साथ मिलकर नई डिफेंस सिक्योरिटी तैयार करने पर विचार कर रहे हैं। दोनों देश मिलकर पहले से ही NORAD का संचालन कर रहे हैं। 2023 की एक अमेरिकी डिफेंस रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास में 400, रूस के पास में 350 और उत्तर कोरिया के पास कई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। रिपोर्ट में उत्तर कोरिया की मिसाइल क्षमताओं को अमेरिका के लिए बढ़ता खतरा बताया गया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट का पहले नाम मून शॉट प्लस था, जिसके बाद में इसको बदल दिया गया और गोल्डन डोम किया गया।
ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद इस दिशा में कार्यकारी आदेश जारी कर दिया था। अमेरिका बनाएगा गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम, उससे जुड़ी ये खबर है। ट्रंप का यह ऐलान है और फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं पहले चरण के लिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते मंगलवार को कुर्क शहर का दौरा किया, जिन्होंने यहां स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और सैन्य कमांडर्स से मुलाकात की और निर्माणाधीन पावर प्लांट का निरीक्षण भी हुआ। कुर्क वही इलाका है जिस पर पिछले साल अगस्त में यूक्रेनी सेना ने अचानक हमला कर करीब 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार था जब किसी विदेशी सेना ने रूस की जमीन पर सीधे हमला किया था। पुतिन ने अपने दौरे में दावा किया कि अब इस इलाके पर फिर से रूस का नियंत्रण स्थापित हो चुका है। उन्होंने सुरक्षा बलों को आदेश दिया कि इलाके में बची बारूदी सुरंगों को हटाया जाए ताकि नागरिक सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सकें। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को खारिज किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी सेना अभी भी कुर्क और बेलगोरोड क्षेत्र में मौजूद है और रूस के खिलाफ अभियान लगातार वहां से जारी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगातार जापान सागर में मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं। इस वजह से जापान और उत्तर कोरिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। डर है कि किसी वक्त समंदर के इस हिस्से में जंग का नया मोर्चा न खुल जाए। इस दौरान दुनिया में जंग का नया मोर्चा खुलने की पूरी संभावना भी बनी हुई है। इस बात की प्रबल आशंका है कि उत्तर कोरिया और जापान के बीच में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इसकी दो प्रमुख वजह हैं। पहली, किम जोंग का मिसाइल परीक्षण, दूसरी जापान के नए हथियार। दरअसल साल 2025 में उत्तर कोरिया कुल 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। एक सभी मिसाइलें जापान सागर में जाकर गिरी। उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक नई एयर टू एयर मिसाइल का भी परीक्षण किया, जिसे मिग-29 फाइटर जेट से दागा गया। दावा है कि इस मिसाइल को तैयार करने में चीन और रूस ने किम जोंग की मदद की है। शक ये भी है कि चीन और रूस किम को परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तैयार करने में मदद कर रहे हैं। जापान को डर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग किसी बड़ी जंग की तैयारी में है क्या, जिसकी शुरुआत जापान से होगी। इसीलिए तो लगभग हर महीने एक मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद जापान ने भी खुद को हथियारों के मोर्चे पर मजबूत किया है और इसी महीने जापान को अमेरिका से 3 F-35 फाइटर जेट भी मिले हैं। वहीं जापान अपने फ्यूचर वेपनरल गन का परीक्षण भी करने वाला है। जापान का दावा है कि उसने रेलगन तैयार की है, जिसे भविष्य का हथियार माना जा रहा है। हाल ही में इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। दावा है कि जापान बहुत जल्द इसकी फाइनल टेस्टिंग करने वाला है। रेलगन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी पर काम करती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मदद से गोले को दागती है, जिससे उसे 8000 किलोमीटर की स्पीड मिलती है। रेलगन तैयार करके जापान ने इतिहास रचा है। इसकी वजह है इस कोशिश में चीन और अमेरिका का फेल हो जाना, जो वर्षों से रेलगन बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आग बबूला किम जोंग ने इसे युद्ध की तैयारी बताया है। उत्तर कोरिया ने अपने इस बयान में कहा है कि वो अपने एक बयान में कहते हैं कि महान जापानी साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जापान की सैन्य तैयारियां इसी का हिस्सा हैं, लेकिन हम इसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। समंदर में किस प्रकार से तलवारें खिंची हुई हैं, वो इस खबर में आप देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा दागी गई चीन में बनी एडवांस PL-15 एयर टू एयर मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये पहली बार है जब किसी संघर्ष में इस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ और उसे ऑपरेशन के दौरान निष्क्रिय किया गया। इस घटना के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस और जापान ने इस मिसाइल के मलबे की जांच में रुचि दिखाई है। उनका उद्देश्य है कि चीन की मिसाइल तकनीक को समझना, जिसे वो अपने लड़ाकू विमानों के लिए चुनौती मानते हैं। बता दें कि 9 मई को पंजाब के होशियारपुर जिले में एक खेत में इस मिसाइल के टुकड़े मिले थे। इसके बाद 12 मई को भारतीय वायुसेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार इस मलबे को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। भारतीय वायुसेना के अनुसार यह मिसाइल पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट से लॉन्च की गई थी, लेकिन इस भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने लक्ष्य तक इसे पहुंचने नहीं दिया, उससे पहले इसे मार गिराया। क्यों है PL-15E मिसाइल खास, ये भी जान लीजिए, जिसको हमने गिरा दिया। बता दें कि ये मिसाइल AESA रडार सिस्टम से लैस होती है। इसकी लंबी रेंज और एडवांस गाइडेंस सिस्टम इससे बेहद खतरनाक बनाती है।
चीन की सरकारी मीडिया इसे भारत और पश्चिमी देशों के लिए रणनीतिक चुनौती बताती है। यदि भारतीय वायुसेना के PL-15E मिसाइल के संरक्षित टुकड़े मिलते हैं तो इससे महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियां मिल सकती हैं, जिसमें रडार सिग्नेचर यानी मिसाइल का रडार कैसे काम करता है, मोटर स्ट्रक्चर क्या है, इसकी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी कैसी है, इससे लक्ष्य तक ले जाने में प्रणाली कौन से इस्तेमाल की जाती है, और रडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन तकनीक यानी AESA की जांच भी हो सकती है। इसकी जांच गहराई से हो सकती है। ये 5 देश खुफिया जानकारियां साझा करने वाले गठबंधन का हिस्सा है और वो PL-15E मिसाइल की तकनीक को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए समझना चाहते हैं। फ्रांस अपने राफेल जेट में इस्तेमाल होने वाली मीटियोर मिसाइल से PL-15E की तुलना करता है और इसके मुकाबले की ताकत जानना चाहता है। जापान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को देखते हुए अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उन्नत करना चाहता है। ये घटना सिर्फ एक रक्षा सफलता नहीं है, बल्कि साइबर, खुफिया और रणनीतिक तकनीकी युद्ध का एक नया अध्याय है। आने वाले दिनों में इस मलबे से जुड़े और खुलासे हो सकते हैं जो चीन की रक्षा क्षमताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं।